नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध तो लड़ लेंगे, लेकिन दुश्मन के हर वार से बचने का तरीका कहां से लाएंगे? ऐसा तरीका जिसे पुतिन ने पूरी उम्र जिया है, वो उसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं। पुतिन जब रूस की खुफिया एजेंसी KGB में मौजूद थे, तब सीक्रेट मिशन को अंजाम देना उनके बाएं हाथ का खेल माना जाता था। एक बार फिर पुतिन ने वो करके दिखाया है और अब ज़ेलेंस्की के पास शर्मिंदा होने के अलावा कोई और चारा नहीं है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की कौन सी बहुत बड़ी साजिश को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया है? पुतिन के इस काउंटर अटैक में मारिया नाम की एक लड़की भी है, जिसने ज़ेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। कच्चा चिट्ठा में रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन का ऑपरेशन जेम्स बॉन्ड क्यों नेटो को भी अब डराने लगा है। रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन पर इतने बम गिराए हैं कि रूस के लड़ाकू विमानों को काबू में करने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक नया आइडिया चुना और एक ऐसे सीक्रेट मिशन की शुरुआत की गई जिसमें रूस के फाइटर पायलट्स को लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था। रूस के पायलट इस वक्त यूक्रेन के शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। वो उन पर सैकड़ों किलो के बम और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के आसमान पर इस वक्त पुतिन के फाइटर बम्बर्स का राज है। ऐसे में रूस की इस ताकत को काबू में करने के लिए ज़ेलेंस्की की इंटेलिजेंस और नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। मकसद था रूस के फाइटर पायलट अपना फाइटर जेट या बॉम्बर लेकर यूक्रेन या फिर नेटो की जमीन पर पहुंच जाएं। इसके बदले उनको 16 करोड़ रुपए देने का लालच दिया जाना था और साथ में यूरोप में किसी देश में नागरिकता के साथ रहने का पूरा इंतजाम। लेकिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की साजिश का क्या हुआ, जिसमें वो सीक्रेट मिशन के साथ व्लादिमीर पुतिन को पूरी दुनिया में बेइज्जत करने के साथ उनका मजाक बनाना चाहते थे। ये एक तरह से रूस के पायलट को उनके विमानों के साथ चुराने वाला प्लान था, जिसका बड़ा मकसद पुतिन का अपमान था। इस प्लान का क्या हुआ, कौन फंसा, किसका पर्दाफाश हुआ, इसके लिए रूस के पायलट्स को लेकर इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये खबर बहुत गंभीर है। ब्रिटेन का मीडिया इस खबर को बहुत प्रमुखता से छाप रहा है। ये खबर पूरे यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। पुतिन के पायलट को चुराने वाली साजिश इतनी बड़ी थी कि इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी शामिल थी। जब लड़ाकू पायलट्स को लालच वाले ऑफर के बारे में रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चला, तो रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने अपना स्पाई ऑपरेशन शुरू किया, जो उनके फाइटर पायलट्स के इर्द गिर्द और यूक्रेन के जासूसों के इर्द गिर्द चलना था। रूस ने अपने सभी एयरपोर्ट और मिलिट्री अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी। रूस के फाइटर पायलट्स के 7 बड़े बड़े अफसरों पर भी नजर रखी जाने लगी, क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी को पता चला था कि यूक्रेन और नेटो के टारगेट पर 3 तरह के विमानों के पायलट हैं। इनमें सुखोई 24 के पायलट हैं, सुखोई 34 के पायलट हैं और साथ में रूस के हैवी न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-22 के पायलट भी हैं। इनके पायलट अगर डिफेक्ट करते हैं, यानी रूस को धोखा देकर कैम्प बदलकर यूक्रेन या फिर नेटो में मिल जाते हैं, तो उन्हें 16 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रूस के पायलट को अपनी तरफ मिलाने के लिए यूक्रेन और नेटो की खुफिया एजेंसियों ने नीदरलैंड्स बेस्ड एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ग्रुप्स के एक मेंबर को भी शामिल किया, जिसके जरिए रूस में पायलट से संपर्क किया जाना था और एडवांस के तौर पर उन्हें $4000 दिए जाने की बात थी। अब आगे क्या हुआ, इसको समझने के लिए आपको ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में और भी सनसनीखेज बातें पता चली हैं। पायलट के साथ उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी खुफिया एजेंसियों ने पूरी सेटिंग का भरोसा दिलाया था। अब ये साजिश यूक्रेन और नेटो की इंटेलिजेंस और रूस की खुफिया का मुकाबला बन चुकी थी। अब देखना था कौन किसको अय्यारी में मात देता है।
अपने फाइटर पायलट्स को यूक्रेन के चंगुल से बचाने के लिए और जेलेंस्की की एक बहुत ही स्मार्ट साजिश को नाकाम करने के लिए FSB यानी रूस की खुफिया एजेंसी ने भी जाल बिछाना शुरू कर दिया, क्योंकि मामला अब पुतिन के अपमान के सीक्रेट प्लान का था। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी और रूस के एक पायलट के बीच संपर्क का पता किया और इसे ट्रैक करते हुए उन्होंने अपने आगे की कार्रवाई शुरू की। इस पूरे स्पाई ऑपरेशन में एक मारिया नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो रूस की ही इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से प्लान की गई एक साजिश है, ताकि पायलट्स को लालच देने वाले यूक्रेन की साजिश को तोड़कर इसका पर्दाफाश किया जा सके। डेली मेल अखबार के मुताबिक मारिया को रूस के उस पायलट की गर्लफ्रेंड बताया जाता है, जिससे यूक्रेन की इंटेलिजेंस संपर्क में थी। मारिया की ये तस्वीर देखकर यूक्रेन और नेटो की खुफिया एजेंसी भी हैरान रह जाती हैं। यूक्रेन को रूस की काउंटर इंटेलिजेंस के बारे में तब पता चलता है जब पायलट की तरफ से मैसेज मिलता है कि वो खुद नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूरोप के किसी देश का पासपोर्ट चाहता है। डेली मेल अखबार के मुताबिक इस बात पर हैरानी जताई गई और यकीन नहीं हुआ कि एक सामान्य से दिखने वाले पायलट की गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत महिला भी हो सकती है। बाद में यूक्रेन की सीक्रेट एजेंसी जानकर हैरान रह जाती है कि रूस के पायलट को मारिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तब ये बात सामने आती है कि मारिया तो दरअसल रूस की खुफिया एजेंसी की तरफ से प्लान की गई एक महिला है, जिसने उनके पायलट चुराने वाले मिशन को चकनाचूर कर दिया है। अभी जो कुछ तस्वीरें मिली हैं उसमें दावा किया गया है कि महिला कोरियर्स के जरिए पैसे भी भेजे गए। एक महिला कोरियर को रूस के कजान शहर में गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन और नेटो की खुफिया एजेंसियां इतनी अनजान थीं कि उन्होंने पायलट की गर्लफ्रेंड के लिए रोमानिया और स्लोवेनिया के पासपोर्ट भी तैयार कर दिए, ताकि पायलट के साथ वो भी यूरोप में बाकी की जिंदगी गुजारेगी। ये पुतिन का डबल ऑपरेशन कहा जाएगा। ये पुतिन का क्रॉस इंटेलिजेंस ऑपरेशन कहा जाएगा और सही मायने में ये जेलेंस्की को उनके ही खेल में हराना कहा जाएगा। जेलेंस्की तो रूस के पायलट्स तोड़ने में फेल हो गए। अब देखिए कि पुतिन की फौज कैसे यूक्रेन के सैनिकों को टूटने पर मजबूर कर रही है। निकोलाइव का ये वीडियो देखिए जो वायरल है। इसमें यूक्रेन के सैनिक सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की तारीख और वक्त के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये यूक्रेन की फौज का सरेंडर बताया जा रहा है। रूस ने जब निकोलाइव के इस इलाके को घेरा और वार्निंग दी गई कि सरेंडर नहीं किया तो एक भी सैनिक नहीं बचेगा, तो बंकर से यूक्रेन के फौजी निकलने लगे। गिनिए कि यहाँ कितने सैनिकों ने सरेंडर किया। 1, 2, 3 जमीन पर लेट गए, फिर चौथा, उसके बाद पांचवा भी बंकर से निकला। ये छठा किनारे पर लेटा हुआ है, फिर 7, 8 और 9वें ने भी सरेंडर किया। 10वां भी जमीन पर लेट गया, फिर 11वां आया। 12, 13, 14वें ने भी हथियार डाल दिए। यहाँ रूस का फौजी मशीन गन लेकर देख रहा है कि किसी के पास हथियार तो नहीं है। 15वां भी जमीन पर लेट चुका है। अचानक फिर दरवाजा खुला, यूक्रेन के कुछ और सैनिक बाहर निकले। 16, 17, 18 तो यहाँ बंकर में 18 सैनिक छुपे हुए थे, जिन्होंने रूस के सामने सरेंडर कर दिया। सबके सब जमीन पर उल्टे पड़े हुए हैं, चेहरा जमीन की तरफ। ये पूरी तरह आत्मसमर्पण है। यहाँ रूस की फौज का खौफ इतना ज्यादा है कि अब यूक्रेन की फौज जान बचाने के लिए लड़ रही है। डर ऐसा कि उन्हें मालूम है कि लड़ते रहने का मतलब है कि जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर है। इसलिए अब यूक्रेन की फौज रूस के सामने सरेंडर कर रही है। जेलेंस्की ने इन सैनिकों को उम्मीद दिलाई थी, उसमें वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। यूक्रेन की जमीन का एक बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо і інші райони нашої держави, які зараз під окупантом. अब आपको दिखाते हैं पुतिन का मिशन खार्किव और उसे रोकने के लिए जेलेंस्की की फौज क्या कर रही है। यूक्रेन की सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल सेर्गेई मेलनिक की कमांड में इस वक्त यूक्रेन की सेना खार्किव से पहले जंगलों के बीच मूवमेंट कर रही है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर को बचाने के लिए ये वो मोर्चा है जहां यूक्रेन का दावा है कि रूस की फौज इस तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती।
जंगलों के बीच यूक्रेन की ये पोजीशन काफी मजबूत मानी जा रही है। ये खार्किव के बाहर वो जगह है जहां से रूस के जमीनी हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। До цього 24 лютого зламали зуби, а далі на сьогоднішній день вони ніяк не можуть пройти ні на метр вперед. Ні на метр вперед. Як вони потужно це не намагаються зробити. Це все поки все їх пуста трата часу. डॉनबास में लुहांस पर जीत के बाद रूस के हौसले काफी बुलंद हैं। और अब डोनेट्स्क के साथ रूस खार्किव पर नजरें गड़ाए हुए है। अब तक इस इलाके में रूस सिर्फ मिसाइलें बरसा रहा है, लेकिन उसकी फौज अब भी खार्किव के बाहर मौजूद है। यूक्रेन का ये मोर्चा अब भी काफी मजबूत बना हुआ है और यहाँ उनके सैनिकों को यकीन है कि वो इस जगह को बचाने में कामयाब रहेंगे। Сил і засобів в них не хватить, щоб взяти Харківську область. По оперативним розвідданим в них є тільки в нас є одна інформація, що вони будуть намагатися взяти Харківську область оперативно, Харків оперативно. पुतिन की फौज जहां जमीन के रास्ते चढ़ाई नहीं कर पा रही, वहां मिसाइलों से हमले तेज हो गए हैं। और ऐसा ही हमला डोनेट्स्क के बाख्मत शहर पर हुआ जब रूस की मिसाइल एक स्कूल पर आकर गिरी। एक बार फिर देखिए कि मिसाइल के हमले में क्या धमाका हुआ और फिर कितना नुकसान हुआ। डॉनबास के साथ खार्किव और आसपास रूस के लगातार हमले जारी हैं। यूक्रेन पर अब और ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है। В Бахмуті та Костянтинівці стався ворожий обстріл. Під ракетний удар потрапили 2 навчальних заклади. Школи отримали досить суттєві ушкодження, тобто зруйновано стіни. Школа у Бахмуті була потрапляння майже в центр будівлі. На щастя, на момент влучань ніхто тілесних ушкоджень не отримав, люди там не перебували. Поліцейські виїжджали на місце події та документували наслідки збройної агресії. यूक्रेन का दावा है कि अब तक युद्ध में रूस ने 2000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। रूस के अचानक तेज हुए हमलों को लेकर यूक्रेन में बहुत ज्यादा दहशत है। पुतिन और उनके विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अब न सिर्फ यूक्रेन पर हमले तेज होंगे, बल्कि युद्ध का दौर चलता रहेगा। एक मुल्क पर जब 2000 मिसाइलों से हमला होता है तो क्या होता है, इसकी बहुत ही खतरनाक तस्वीरें यूक्रेन से लगातार मिल रही हैं। स्कूलों पर हमले बताते हैं कि बच्चे भी पुतिन की मिसाइलों के टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि पहले ही सैकड़ों बच्चों की इस युद्ध में जान जा चुकी है। यूक्रेन सरकार का दावा है कि 5 महीनों से जारी ऐसे हमलों में अब तक 358 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस दौरान रूस की बमबारी में करीब 700 बच्चे घायल भी हुए हैं। Кто детки, у кого в школе учились, кто не поуезжал, все поприходили, учителя, родители. Кто мог, тот и пришел. पुतिन के सामने डॉनबास का पूरा इलाका है जिस पर कब्जा बाकी है। पुतिन के सामने खार्किव और कीव का चैलेंज भी बरकरार है। वहीं ज़ेलेंस्की के सामने रूस के पायलट्स को काबू करना चुनौती बन गया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 200 से ज्यादा फाइटर जेट मार गिराए हैं, जबकि 180 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन के आसमान में तबाह किए गए हैं। लेकिन अब उनके एयर डिफेंस में ज्यादा दम नहीं बचा है। ऐसे में वो उनको अपने लालच वाले जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की रूस को रोकने के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खामोश नहीं बैठे हैं। Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього. Є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту. Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. І саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу. І без वैसे ज़ेलेंस्की की अमेरिका और नेटो से नए हथियारों की उनकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें सप्लाई मिल भी रही है। लेकिन पुतिन का पूरा फोकस अब ज़ेलेंस्की के नए हथियारों को खत्म करने पर भी है। इसी के बहाने पुतिन अब बाकी पश्चिमी यूक्रेन को भी पूरी तरह से युद्ध में शामिल करना चाहते हैं
और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पुतिन यूक्रेन की सरहद पर रुकेंगे या फिर नेटो की सरहद में भी घुसपैठ करेंगे। तो आइए अब आपको दिखाते हैं 30 मिनट में मौत का ट्रेलर। बिल्कुल सही सुना आपने, यूक्रेन युद्ध के बाद एक दूसरे युद्ध का भी सायरन बज गया है। हवाई हमले का अलार्म बजा और आसमान में ऊपर ड्रैगन और नीचे जंग का खौफ, जो जहां था वहीं छिप गया। ताइवान की राजधानी ताइपे में चीन से युद्ध की आशंका के बीच जंग का कितना खौफनाक ट्रेलर दिखा। कच्चा चिट्ठा में आज इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए चीन के बहुत ही खतरनाक इरादों के बारे में कई नई बातें पता चली हैं। शी जिनपिंग का खौफनाक कितना प्लान है वो भी आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। किस हद तक चीन जा सकता है, चीन की हर चाल अगले 10 मिनट में आपके सामने होगी। ताइवान में इमरजेंसी अलार्म, हवाई हमले का बजा सायरन। पायलटों ने मोर्चा संभाल लिया, फाइटर जेट आसमान में उड़ गए। सड़क पर पसरा जंग का खौफ। ताइवान में अचानक सड़कें सूनी हो गई, ट्रैफिक की सभी ग्रीन लाइट जलने लगी, दुकानों के शटर डाउन हो गए, लोग सुरक्षित शेल्टर में शरण ले लिए और ताइवान के लड़ाकू विमान आसमान में मोर्चा संभाल लिए। नीचे एयरबेस पर जवानों के एंटी एयरक्राफ्ट गन अपने अपने टारगेट पर लॉक हो गए। इधर शहर में सड़क पर मौजूद लोगों को पुलिस महफूज ठिकानों पर भेजने लगी। स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कर लोग जहां जगह मिली वहां अंडरग्राउंड हो गए। तभी एकाएक सड़क के किनारे आग लग गई। फायर फाइटर आग बुझाने में लग गए। ताइवान की राजधानी ताइपे में ये क्या हो गया? क्या ताइपे पर हवाई हमला होने वाला था? क्या चीन के विमान अब की बार ताइवान के बॉर्डर को पार कर उसकी राजधानी तक पहुंच आए? ताइपे में अचानक एयर स्ट्राइक का अलार्म क्यों बज गया? जवाब ताइपे के सिटी मेयर के वेन जे से सुन लीजिए। 近年来，共机频繁扰台，特别在今年2月爆发了俄乌战争。所有这些事情都告诉我们，必须居安思危，战争是需要准备的。 सुना आपने, ताइपे में जो कुछ भी हुआ वो एक हवाई हमले से बचने का अभ्यास था, जिसे जंग की भाषा में एयर रेड एक्सरसाइज कहते हैं। अगर शहर पर दुश्मन की सेना एयर स्ट्राइक कर दे, उस वक्त शहर को, लोगों को कैसे खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, इसका रिहर्सल करवाया गया। इस एयर रेड एक्सरसाइज में ताइवान एयरफोर्स ने अपनी फौरी जवाबी एक्शन की झलक दिखाई। ऐसा करने के पीछे ताइवान की सेना का मकसद चीन को सीधा संदेश देना था कि किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान एयरफोर्स तैयार है। 每年的万安演习的目的，就是为了让全国民众来提高警觉，走忍防空避难的标准作业程序，以降低空袭的损害，确保民众的生命及财产的安全。 यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ताइवान को चीन के हमले का कितना डर सता रहा है, ये तस्वीरें उसका प्रमाण हैं। अब ताइवान से आए इस दूसरे वीडियो को देख लीजिए। ये ताइवान की नौसेना का इस साल का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में ताइवान की नेवी ने मिसाइल दाग कर चीन को सीधी चुनौती दी। चीन ताइवान पर हमले करने का कितना बड़ा प्लान तैयार किया है, शी जिनपिंग के सुपर सीक्रेट ऑपरेशन टी से इस रिपोर्ट में पर्दा उठेगा। लेकिन चीन के हमले का जवाब देने के लिए ताइवान ने भी बहुत बड़ी तैयारी रखी है। अपने जखीरे में ऐसे कौन कौन से हथियार जमा कर रखे हैं जिन पर चीन की पीएलए सेना का नाम लिखा है, हम ये भी दिखाएंगे।
लेकिन उससे पहले चीन के संभावित हमले के बाद ताइवान में सबसे पहले क्या होगा, इसका ट्रेलर देख लीजिए। इस एयर रेड एक्सरसाइज के दौरान सबसे पहले लोगों के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में मिसाइल अलर्ट भेजा गया और उनसे तत्काल महफूज ठिकाने पर जाने को कहा गया। हमले की स्थिति में फौरन सड़कों को खाली करने के अभ्यास के लिए शहरों में सायरन बजने लगे। सिर्फ 30 मिनट में उत्तरी ताइवान के कई शहरों को पूरी तरह रोक दिया गया। दुकानों और रेस्टोरेंट ने अपने शटर गिरा दिए, लाइट बंद कर दी गई ताकि रात में उन्हें निशाना न बनाया जा सके। दमकल कर्मियों ने मिसाइल हमले से लगी आग को बुझाने का भी अभ्यास किया। दरअसल हाल ही में ताइवान के आसपास चीन ने युद्धाभ्यास किया है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है, ताइवान पर कब्जा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये बात चीन कई बार दोहरा चुका है। वहीं अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी अगस्त महीने में ताइवान की यात्रा करने वाली हैं। इससे पहले वो अप्रैल में ताइवान जाने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनका दौरा आगे बढ़ा दिया गया। अब इस दौरे को लेकर चीन के तेवर चढ़े हुए हैं। 中方近期已经多次向美方表明，坚决反对佩洛西众议长访台的严重关切和严正立场。我们正严阵以待。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切严重后果，应由美方负责。 एक मशहूर विदेशी मैगजीन प्रोविडेंस में ताइवान को लेकर एक लेख छप चुका है। उसके मुताबिक चीन को लेकर नया डर सताने लगा है। मैगजीन में बताया गया है कि जिनपिंग कैसे यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर ताइवान पर कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे नया युद्ध शुरू हो जाएगा। ताइवान कहें या दक्षिण चीन सागर कहें, ये जगह इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वार जोन के तौर पर तैयार हो चुकी है। बस डर है कि ये चिंगारी शोलों में ना बदल जाए। जिनपिंग की फौज जो कर रही है, इसे लेकर प्रोविडेंस मैगजीन में जियान ली यांग और यान यू ने लिखा है कि अमेरिका और नेटो रूस की परमाणु धमकी से घबरा गए हैं और जब तक पुतिन रूस के लीडर रहेंगे, चीन को इससे फायदा होगा क्योंकि दुनिया का पूरा फोकस रूस और पुतिन पर रहेगा और चीन अपना काम खामोशी से कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन ने जिस तरह से यूक्रेन में एक तरफा जंग शुरू की, उससे चीन को बड़ी हिम्मत मिली है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, ताइवान के करीब चीन की नौसेना ज्यादा एक्टिव हो गई है, ज्यादा युद्धाभ्यास कर रही है। चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट में भी एक लेख छप चुका है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि चीन यूक्रेन में चल रहे युद्ध से क्या सीख रहा है। विदेश नीति के स्कॉलर्स की पसंदीदा मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में बताया गया है कि यूक्रेन युद्ध बता सकता है कि बीजिंग के भविष्य की तैयारी क्या है। खतरा बड़ा है। अगर चीन ताइवान जंग शुरू हुई तो उसमें दुनिया के कई देश डूब जाएंगे। इस युद्ध की वजह चीन होगा और उसकी वजह से ताइवान से लेकर जापान तक इसमें शामिल होंगे। चीन की लगातार घुसपैठ के बाद ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट मोड पर किया हुआ है। चीन घुसपैठ के लिए अपने सबसे शार्प कहे जाने वाले विमानों को इस्तेमाल कर रहा है। झुंड में लड़ाकू विमानों को उतारकर वो डर का माहौल तैयार करना चाहता है जिससे ताइवान की जमीन हिल जाए। चीन ऐसा अक्सर करता आया है और फिर डंके की चोट पर कर रहा है। चीन अपनी हवाई धमकियों में ताइवान को जिन विमानों से डरा रहा है, उसकी फॉर्मेशन भी बताती है कि ये युद्ध के दौरान किए जाने वाले हमले का ही एक पैकेज होता है। इनमें वो हमले के लिए
J-10 लड़ाकू विमान भी इस्तेमाल करता है। एयर सपोर्ट के लिए J-16 लड़ाकू विमान और Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमान भी शामिल था, जो लंबी दूरी तक टोह लगाने का काम करता है। ताइवान में दम दिखाने के लिए चीन के इन विमानों ने दक्षिण चीन सागर में ताइवान के नियंत्रण वाले एक इलाके को चुना था। इन सब ने एक एक करके उड़ान भरी। ये सब बारी बारी से आए और हर बार ताइवान की हवाई सीमा को लांघकर उसे धमकाते रहे। अक्सर जिस इलाके में चीन घुसपैठ करता है उसे ताइवान एयर डिफेंस जोन घोषित किया हुआ है और उसकी वार्निंग है कि अगर इस इलाके में चीन के जहाज देखे गए तो मार गिराए जाएंगे। ताइवान वो जगह जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान के लोग और वहां की सरकार इसे अलग देश मानती है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन हमेशा से आक्रमणकारी रुख में रहा है। वो इसलिए क्योंकि चीन मानता है कि ताइवान उसका ही एक प्रांत है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है जहां उसका अपना संविधान है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह जगह कभी यूक्रेन के बाद दूसरा बड़ा वार जोन बन जाए, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ताइवान और जापान भी चीन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इसमें अमेरिका भी कूद चुका है। चीन की सैन्य ताकत इतनी ज्यादा है कि वो बिना किसी सपोर्ट के ताइवान पर कब्जा कर सकता है, लेकिन ताइवान की मदद के लिए अमेरिका भी अक्सर इस इलाके में अपने जंगी जहाज भेजता रहता है। और यूरोपीय यूनियन ताइवान का नाम लेकर चीन को खरी खरी सुनाता रहता है। Only the Taiwanese people can decide on Taiwanese future. We call on the People's Republic of China to refrain from its threatening gestures. We admonish China not to destroy Taiwan's blossoming, but to take an active and constructive part in maintaining and securing the current status quo based on mutual and respectful dialogue. ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहता है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन के शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, यह जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, इसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिए। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 के हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक हैं। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर हैं और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC चिंको लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FC 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता जुलता लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। इसलिए देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 350 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला
हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे, और ऐसा मुमकिन है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को ऐसे हथियार देने की मांग उठने लगी है जिससे वो खुद को चीन से बचा सके। जब तक अमेरिका इस युद्ध में दखल नहीं देता है, और अब ताइवान का ऐसे अपनी राजधानी में एयर रेड एक्सरसाइज करना युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ये बहुत बड़ी उठापटक की खबर है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हमजा शरीफ, जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे भी हैं, उनका सीएम पद छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदे आजम गुट के नेता चौधरी परवेज इलाही की याचिका पर फैसला सुनाया है। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक हैं और अब वो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। शहबाज शरीफ के साथ शरीफ खानदान को बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। और इसी बीच पाकिस्तान में एक धमकी भी बहुत वायरल हो रही है। पूरे मुल्क में चर्चा है कि इमरान खान नियाजी की जान खतरे में है। किसका हिटमैन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पीछे पड़ा है? कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। इस मुल्क को अगर बचाना है, मैं ओपनली कहूंगा कि इस मुल्क के खिलाफ जो अनासर गंद इमरान नियाजी फैला रहा है, इसको ठिकाने लगाना होगा। मैं आज ये फिर कह रहा हूँ, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, हमें इमरान नियाजी को ठिकाने लगाना होगा तो मुल्क को बचाना होगा। कितनी साफ गोई है पाकिस्तान में। चौक चौराहे पर नहीं, संसद परिसर में भी हत्या की बात बड़ी आसानी से की जाती है। सत्ताधीश उसे सुनते हैं, खामोश रहते हैं, और पाकिस्तान की संसद जमहूरियत के इन जमूरों की वजह से मजाक का सबब बनी रहती है, जिसके कायदों के खंभे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कब के नेस्तो नाबूद कर चुके हैं। मामले पर आते हैं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश, इमरान को सरेआम ठिकाने लगाने की बात। इमरान बन गए हैं शहबाज शरीफ सरकार के सामने सबसे बड़ा रोड़ा। इमरान को किनारे लगाना चाहते हैं आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और पहचानिए उन्हें, जब अवामी नेशनल पार्टी के एमएल वली खान इमरान को ठिकाने लगाने की बात कह रहे थे, तब वहां कौन कौन मौजूद था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और भुट्टो जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो, सत्ता में शरीक पाकिस्तान का सबसे कम्युनल नेता मौलाना फजलुर रहमान। मतलब सीधा और साफ है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार अब एक दिन भी इमरान खान नियाजी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और पाकिस्तान में तो कहने को लोकतंत्र है, जमीनी हकीकत तो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लिहाजा नियाजी अब अपने बनी गाला के बंगले में और पहरेदारी चाहते हैं, और सरकार कह रही है उन्हें किसी से डर क्यों। इमरान खान के माथे पर मंडराते खौफ की वजह आगे बताएंगे। पहले वो जान लीजिए कि पाकिस्तान में इमरान खान को बीच चौराहे मारे जाने की बहस क्यों छिड़ी है।
इसके पीछे मकसद क्या है, इससे किसको किसको फायदा होगा? क्योंकि इमरान खान नियाजी की शख्सियत को कब्र में दफनाने के लिए यह नया सौदा नहीं है। इसके पहले भी इमरान खान नियाजी को जान से मार देने की सुपारी देने की खबर आई थी। इमरान खान नियाजी खुद अपनी हत्या होने का शक जताते रहते हैं, तब तो और जबकि प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ली गई है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। इमरान खान नियाजी वर्तमान सरकार के लिए सिरदर्द हैं और ये सिरदर्द सिर्फ सरकार के नहीं, आर्मी के भी हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने ही इमरान को इस्लामाबाद से चलता किया था और अब भी नहीं चाहती कि कप्तान फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। इसका अर्थ है कि इमरान को ठिकाने लगाने से किसी एक को नहीं, कई को फायदा होगा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब की आंखों का कांटा है इमरान खान नियाजी। नियाजी की दुनिया से विदाई पाकिस्तान के इन कर्णधारों के लिए बहुत ही मुफीद होगी, लिहाजा सब मिलके लगे हैं, लगता है इमरान खान नियाजी को ठिकाने लगाने के लिए। वैसे पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री पर संगीन आरोप लगाकर फांसी दे दी जाएगी तो यह पहली बार नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या के खून से रंगी है, लेकिन शायद नौबत वो ना आए। क्यों? ये समझने के लिए इमरान खान नियाजी की पाकिस्तान में सियासी कद और इमरान के प्रति वहां की आर्मी एंड अवाम का रुख समझना होगा। इमरान खान नियाजी पाकिस्तान में फ्रेश आम चुनाव कराने की लाख जिद कर लें। इलेक्शन तो तभी होंगे जब पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी। नए इलेक्शंस होने चाहिए और आर्मी चीफ जो है उसका तकर्रुर होना चाहिए कि वो कैसे होगा, किस तरह होगा और क्या उसके लिए तरमीम करने की जरूरत है कवायद और दवाबत में। तो ये तीन नुक्ते हैं जिन पर एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। तो इमरान खान साहब ने असूली तौर पर हमारी बात से इत्तफाक किया। इमरान खान नियाजी ही नहीं, पाकिस्तान के सत्ता से जाने वाले हर नेता अपने खिलाफ साजिशों, बदनामियों और कत्ल के खौफ में जीता है। इसकी वजह है पाकिस्तान में लोकतंत्र की कमजोरी। यहाँ के नेता कठपुतली की मानिंद रावलपिंडी में बैठे आर्मी चीफ के डायरेक्शन पर काम करते हैं। मुल्क में पत्ता भी हिलता है तो मिलिट्री की इजाजत से। लिहाजा चुनाव वगैरह की चर्चा तो पाकिस्तान के हिसाब से छोड़ ही दीजिए। फिलहाल तो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री की जान ही मुश्किल में फंस गई है। क्यों? इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला, इमरान विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, वर्तमान में इमरान की पार्टी पीटीआई सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। तीसरा, इमरान भले ही सत्ता से आउट हों, इमरान की पार्टी पीटीआई का अपना जनाधार है। चौथा, इमरान का कद कम से कम वर्तमान नेताओं से बड़ा है। पांचवा, इमरान को अब आर्मी पसंद नहीं करती। पाकिस्तानी आर्मी के लिए इमरान आउटडेटेड हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक इमरान बाधा हैं, लिहाजा प्लानिंग हो रही है इमरान को दुनिया से रुखसत करने की। इमरान के बनी गाला के बेडरूम में सीक्रेट कैमरा लगाते एक शख्स को पकड़ा गया था। ये शख्स इमरान का कर्मचारी था, लेकिन कहा गया कि उसे पैसे देकर ये करने को कहा गया था। ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के सामने है, जो 5 साल पूरा होने का इंतजार कर रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। मुल्क पहले दिन दर दिन बिखर रहा था, अब सेकंड दर सेकंड टूट रहा है। इमरान को सत्ता से आउट कर इन हुए शहबाज शरीफ एक बेहद नाकाम प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं।
शरीफ के काम का पूरे पाकिस्तान में मजाक चल रहा है।